हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका जीएस पेपर 3 के एनालिसिस में। जिस क्वेश्चन पेपर की खास बात ये रही कि काफ़ी लेंदी था, लेकिन लेंदी होने के बावजूद इसमें जो ओरिएंटेशन थी काफ़ी ज़्यादा करंट की तरफ थी। अगर आपने टॉपिक सिलेबस को ढंग से कवर किया है, प्रीवियस से क्वेश्चंस किए हैं, तो अगेन यू कुड हैव सॉल्व दिस सम ऑफ दिस क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ रिक्वायर्स इंक्रीज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन द जीडीपी पर्टिकुलरली एमएसएमईज, कमेंट ऑन द प्रेजेंट पॉलिसीज। अब आपको कंसिस्टेंटली पता है कि गवर्नमेंट का फोकस अभी किन चीज़ों के ऊपर है, आपने बार बार देखा होगा। पहली चीज़ है टेक्नोलॉजी, हमने देखा डिजिटाइजेशन, ई गवर्नेंस, हमें पता है सब हो ही रहा, गवर्नमेंट कर रही है इसके ऊपर काम। प्लस और क्या है, ई टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग में स्पेसिफिकली जो इंडिया का एक मेजर शेयर है जो काम करता है कोविड में, जिसको बहुत नुकसान हुआ, जिसमें बड़ा तबका इंडिया का एम्प्लॉयड है, वो कौन सा है? एमएसएमई का। और ये काफ़ी टाइम से न्यूज़ में था, इसके ऊपर रिपोर्ट्स भी आई थी। तो इस बार अगर आप देखो क्वेश्चन, तो पेपर 2 में इन सारे टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी, ई टेक्नोलॉजी के ऊपर भी, ई गवर्नेंस के ऊपर भी, डिजिटाइजेशन के ऊपर भी और टेक्नोलॉजी के ऊपर भी। पहला ही क्वेश्चन अगर आप देखो, फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ रिक्वायर्स इंक्रीज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन जीडीपी पर्टिकुलरली एमएसएमई। अब इसमें एमएसएमई की पर्टिकुलरिटी की क्या बात है? क्योंकि ये एक तो ग्रास रूट लेवल पे होता है, प्लस इसमें इंडिया में ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड होते हैं, और इसीलिए जो ये इसकी रेलेवेंस आप यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे। देन यू डिस्कस ऑन द प्रेजेंट पॉलिसी ऑफ दिस गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड, क्या क्या स्कीम्स यहाँ पे लॉन्च की गई हैं। आप मुद्रा योजना की भी बात कर सकते हो। क्या मुद्रा योजना में हालांकि एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस होता है, पर क्या स्पेसिफिकली कोशिश है गवर्नमेंट की एमएसएमईज को पुश करने के लिए? क्या आप चीज़ें इंटरलिंक कर पाते हो या नहीं? हालांकि इस पेपर में एक और चीज़ देखी गई है कि मैक्सिमम चीज़ें जो है वो क्वेश्चन कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन नहीं है। पेपर 1 पेपर 2 हमने देखा कंपैरेटिवली ईजियर थे, ये भी वैसा ही है, लेकिन इसमें आपको ये स्कोप नहीं है कि आप सोच ले कि कोई बात नहीं, मेरे पास जो भी ऑप्शन है मैं उसको इजीली आंसर कर दूंगा। ये ऐसे क्वेश्चंस नहीं है। वहाँ पे हमने देखा इंटरडिसिप्लिनरी थे, सब्जेक्ट रिलेटेड थे, यहाँ पे पार्ट्स में क्वेश्चन दिए गए हैं। अब देखिए, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ डिजिटाइजेशन इन प्रेजेंट इकोनॉमी, एग्जामिन द प्रॉब्लम फेस्ड इन दिस रिगार्ड एंड सजेस्ट इंप्रूवमेंट्स। पूरे इंडियन इकोनॉमी पे क्वेश्चन किया गया, एक लॉन्ग फेज क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रॉब्लम्स डिस्कस करने हैं, क्या सजेशन है ये बताने हैं। ये भी अगर आप क्वेश्चन देखो गौर से तो यू कैन ईजिली आंसर इट लुकिंग एट हाउ द गवर्नमेंट पॉलिसी इन रिसेंट टाइम्स हैव चेंज। तो उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं विच कैन बी डन इजिली बाय डूइंग करंट अफेयर्स एंड एडिटोरियल्स। अगेन थर्ड क्वेश्चन देखिए, ई टेक्नोलॉजी हेल्प्स फार्मर्स इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एक्सप्लेन इट। अब यहाँ ई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया गया है, वो भी स्पेसिफिकली मार्केटिंग प्रोडक्शन की बात की गई है, तो आप उसमें प्रोसेसिंग की भी बात कर सकते हो। क्या क्या कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल है वो दे सकते हो। गौर करने की बात यह है कि यहाँ भी आपके पास एग्जाम्पल्स का स्कोप है, यहाँ भी आपके पास एग्जाम्पल्स का स्कोप है, कहाँ दिक्कतें आ रही हैं वो एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ भी एग्जाम्पल्स का स्कोप है, कोई एमएसएमईज जिनको फंड किया गया गवर्नमेंट की तरफ जो बड़ा रूप लेके सामने आई हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस में अगर आप देखो ना, और कंसिस्टेंटली पूरे पेपर में लगभग हर जगह एग्जाम्पल्स का स्कोप है। फोर्थ क्वेश्चन हम देखें, स्टेट द ऑब्जेक्टिव एंड मेजर्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, डिस्कस how the policy on land holding can be considered as an effective reform under economic criteria। यहाँ देखिए बात की जा रही है लैंड रिफॉर्म्स, सीधा हमारा एक सब टॉपिक है, क्वेश्चन आता ही आता है लैंड रिफॉर्म्स पे, ऐसा सिलेबस में भी मेंशन है, और लैंड रिफॉर्म्स हमें करने भी चाहिए। इकोनॉमी में ना सही तो कहीं और उसका सोशल इंपैक्ट कभी पूछ लिया, कभी कुछ और पूछ लिया। चौथे क्वेश्चन में अगर आप देखो तो यहाँ भी बात की जा रही है, एक आपसे पूछा गया है फर्स्ट पार्ट, explain the objectives and measures of land reforms in India, and then in the second part you are required to discuss how land ceiling policy on land holding is a great reform, effective reforms under economic criteria। हमें पता है कि भाई लैंड सीलिंग नहीं होती तो जो इनइक्वालिटी है वो इतनी ज़्यादा बढ़ी रहती। इनइक्वालिटी कम करने का सबसे अच्छा तरीका था जब हमने अपनी एक जिसे हम कहते हैं फ्यूडल सेटअप को तोड़ के मॉडर्न सेटअप की ओर मूव किया, तो वहाँ पर पहले लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ था ताकि हर तबके के पास लैंड हो, तो उसके एक बड़ा स्टेप था। अदरवाइज पहले इकोनॉमिकली क्या कर सकते थे आप, पहले आपके पास फैक्ट्रीज तो थी नहीं, सर्विसेज तो थी नहीं, तो मैक्सिमम चीज़ें जो आप करते वो ज़मीन से करते थे। तो ज़मीन का रीडिस्ट्रीब्यूशन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन का, तो वो एस्पेक्ट यहाँ डिस्कस करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अगेन देयर आर 2 पार्ट्स इन दिस, हर क्वेश्चन में मतलब 2-3 पार्ट्स हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए, इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एआई। अब पहला पार्ट में आप इंट्रोड्यूस क्या है, ये करोगे एआई, हाउ डज एआई हेल्प क्लिनिकल डायग्नोसिस, पार्ट 2, do you perceive any privacy of the individual in the case of AI and healthcare, पार्ट 3। ये 3 चीज़ें पूछी गई। अब अगेन आपको पता है ई गवर्नेंस, डिजिटाइजेशन, टेक्नोलॉजी हम पता करते हैं, AI, डेटा, IoT, यही 3-4 कंपोनेंट है, हम बार बार उसको डिस्कस करते हैं। तो AI पे स्पेसिफिकली AI हमें पता है अब इतना रेलेवेंट है कि लोग स्पेसिफिकली इसके टॉपिक की प्रिपरेशन करके जाते हैं। इट वॉज एन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, लेकिन इतने फ्रेम में 4 उसमें आया
तो ऐसे क्वेश्चन पेपर को आंसर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास प्रैक्टिस हो और पेशेंस हो। बिना पेशेंस के सिस्टमेटिकली आप इसको आंसर नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, वो बात कर रहे हैं डिस्कस सेवरल वेज इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन हेल्प इन मीटिंग द करंट फ्यूल शॉर्टेज। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है भाई, फ्यूल शॉर्टेज में आपको इनका क्या रोल है? तो हमें पता है ऑलरेडी जो इंडिया नए फ्यूल्स की तरफ जा रहा है, जहां भी हम बायो फ्यूल्स की बात करते हैं, उसमें फोर्थ स्टेज क्या है? उसमें अलगी का इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे? क्या हम इसको और आगे ले जाने की टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? इंडिया में ऑलरेडी जो नई व्हीकल्स हैं उनको हमने देखा, उसमें अब जो एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात हो चुकी है शुरू, और एथेनॉल ब्लेंडिंग वाली बाइक्स कार्स आ चुकी हैं मार्केट में। तो नेक्स्ट स्टेप इन दैट इज यूजिंग एल्गल मटेरियल टू एंश्योरिंग दैट फ्यूल शॉर्टेज ना हो। तो वो एस्पेक्ट है जो हम यहाँ देखेंगे। फिर 7वें क्वेश्चन पे अगर आप आओ, डिस्कस द फेलियर्स, डैम फेलियर्स आर कैटास्ट्रोफिक स्पेशली ऑन द डाउनस्ट्रीम साइड। अब पहली बार डाउनस्ट्रीम साइड क्या है? जो नदी का निचला हिस्सा होता है उस तरफ, जिस तरफ नदी बह रही होती है, तो नीचे वाला हिस्सा, रिजल्टिंग इनटू कोलोसल लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। एनालाइज द वेरियस काजेस ऑफ डैम फेलियर्स, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ लार्ज डैम फेलियर्स। अगेन देखो यहाँ कितने लेयर में क्वेश्चन है। पहला लेयर आपसे पूछा गया कि एनालाइज करना है क्यों डैम फेलियर्स हो रहे हैं, और देखिए क्वेश्चन में डाउनस्ट्रीम साइड की बात की गई है, तो उसको तो विशेष तौर पर एनालाइज ही करना है आपको। उसके बाद इसमें आपको 2 डैम फेलियर्स के एग्जाम्पल देने हैं जो बड़ी तरह पे तबाही लाए थे किसी इलाकों में। तो अगेन 3 स्टेप में 2 स्टेप का क्वेश्चन है विद एग्जाम्पल। तो हमने देखा यहाँ भी 2 स्टेप थे, एग्जाम्पल 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 एग्जाम्पल। तो याद रखिए एग्जाम्पल आपके पास होनी चाहिए टॉपिक्स पे। अगर आपने एग्जाम्पल प्रिपेयर नहीं किया, इट विल बी वेरी बैड फॉर यू। तो जो भी आपके पास सिलेबस का टॉपिक है और जो भी टॉपिक के साथ सब टॉपिक्स हैं, उन सब के आपके पास प्रॉपर तरीके से जो जहाँ जहाँ एग्जाम्पल्स और जहाँ जहाँ स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की जो भी हैं, उनको एक जगह आप अगर संगठित कर लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 8वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज ऑयल पोल्यूशन, व्हाट आर द इंपैक्ट्स ऑन द मेरीन इकोसिस्टम, इन व्हाट वे ऑयल pollution particularly harmful for a country like India। अगेन स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो 3 हिस्सों में क्वेश्चन को बांटा गया। थोड़ा लेंदी हो जाता है इससे क्वेश्चन, ऐसा नहीं क्वेश्चन टफ हो गया, बट देन यू हैव टू आंसर इट इन दिस वे, क्योंकि आपके पास 150 वर्ड्स ही हैं, याद रखिए। तो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट इन योर आंसरिंग, क्योंकि वो आपको 150 वर्ड्स के अंदर तीनों स्टेप के आंसर करने हैं क्वेश्चन। अगला देखते हैं, विनिंग द हार्ट्स एंड माइंड्स इन टेररिज्म अफेक्टेड एरियाज एन एसेंशियल स्टेप टुवर्ड्स रिस्टोरिंग द ट्रस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। डिस्कस द मेजर्स अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट इन दिस रिस्पेक्ट एज पार्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन जम्मू एंड कश्मीर। तो विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स एक इंपॉर्टेंट अप्रोच है गवर्नमेंट की टू इंश्योर कि जो कश्मीर का यूथ है वो रेडिकलाइज ना हो, उसको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। अलग अलग स्कीम्स भी लॉन्च किए गए उनके लिए। तो क्या वो स्कीम्स हैं, क्या मेजर्स दिए गए, कम्युनिटी लेवल पे क्या किया जा रहा है, पॉलिसी लेवल पे क्या किया जा रहा है। अगेन एक लंबा क्वेश्चन, बट इट इज अबाउट वन एरिया बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अच्छा इस पे फोकस इस तरह से किया गया है। अगर हम 10वें क्वेश्चन की तरफ जाएं तो वो क्वेश्चन हमें क्या दिखता है कि the use of unmanned aerial vehicles of our adversaries across the borders to ferry arms and ammunition, drugs and serious threat to the internal security. Comment on the measures taken to tackle this problem। हमें पता है जो UAV हैं, यानी जो हमारे ड्रोन्स हैं दूसरे देशों के, पाकिस्तान चाइना के, वो क्या करते हैं? एक तो सिक्योरिटी थ्रेट लाते हैं, टेररिज्म वगैरह की बात होगी। दूसरा एस्पेक्ट इसमें यह है कि UAV के मूवमेंट से ड्रग्स की स्मगलिंग, चाहे पाकिस्तान देख लो वहाँ पर है, प्लस जो ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि हेट फैला सकते हैं, उनका इस्तेमाल भी किया जाता है। तो सिर्फ एक एस्पेक्ट नहीं, सिक्योरिटी एस्पेक्ट में तो एम्यूनिशन का खतरा है ही है। तो वो जो एस्पेक्ट उसमें आप देख सकते हो कैसे कश्मीर में जो टेररिज्म की बढ़ोतरी हुई है, पंजाब में जो ड्रग्स बढ़े हैं, उसमें क्या रोल ये ड्रोन्स का था, अनमैन्ड एरियल व्हीकल का था, और इंडियन जो फोर्सेज हैं उनके लिए क्या क्या मेजर्स ले रही है, किस तरह के प्रोग्राम्स इंडिया ने रन किए हैं, ताकि कौन से एक्वायर की हैं चीज़ें जिससे इनको रोका जा सके। अगेन इट्स अ सिंपल 1 लाइन क्वेश्चन। पे टॉपिक भी था न्यूज़ में काफ़ी टाइम से कि कैसे कश्मीर वैली में और पंजाब में ड्रोन्स का इस्तेमाल पाकिस्तान करता आ रहा है। रिसेंटली भी 2-3 आर्टिकल आए थे इसके ऊपर। अगेन मोर ऑफ लाइक अ करंट बेस्ड क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन देखो, मोस्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज स्ट्रक्चरल इन नेचर। एग्जामिन द मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड टू कंप्यूट द अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री एंड सजेस्ट इंप्रूवमेंट। सिंपल क्वेश्चन। अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दा काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है पिछले काफ़ी टाइम से, इलेक्शन ईयर है तो और ज़्यादा बड़ा मुद्दा है ये। इसमें अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर ये भी बात की जाती है कि इसको मेजर कैसे किया जाता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट मेजरमेंट की भी बात आती है, वहाँ भी फोकस करने की रिक्वायरमेंट है कि कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर किया जाए और कैसे इंश्योर किया जाए कि जो इंडिया की जो भी अनएम्प्लॉयमेंट के लेकुनास हैं, यानी जिस तरह आप उसको मेजर करते हैं, जो कमियां हैं, उसको और कैसे बेहतर तरीके से मेजर किया जा सके। तो इसलिए हम क्या क्या बदलाव कर सकते हैं, पर इसके लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि क्या क्या तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में मेजर होता है। अगेन वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
अभी मैं मॉडल्स पे डिस्कस बिल्कुल भी नहीं कर रहा वरना बहुत लेंथी हो जाएगा वीडियो। 12th पे हम देखते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन कीयर इकोनॉमी एंड मोनेटाइज्ड इकोनॉमी। हाउ कैन कीयर इकोनॉमी बी बॉट इनटू मोनेटाइज्ड इकोनॉमी थ्रू वुमेन एम्पावरमेंट। बार बार कहा जाता है कि वुमेन का एक बड़ा सेगमेंट जो है वो कहीं से भी जो मोनेटाइज्ड इकोनॉमी उसका पार्ट नहीं रहता, वो उससे बाहर है, क्योंकि हम उनके काम को एक मॉनिटरी पर्पस की तरह देखते ही नहीं घरेलू काम को। अगर हम उसको केयर इकोनॉमी की भी चीज़ों को भी जो हम मोनेटाइज्ड इकोनॉमी में जोड़े तो उससे वुमेन को एम्पावरमेंट मिलेगी, उनको एक मेन स्ट्रीम में भी जोड़ा जा सकेगा। तो क्या डिफरेंस है मोनेटाइज में केयर इकोनॉमी में, क्या कैसे लाया जा सकता है, कैसे वुमेन एम्पावरमेंट होगी। अगेन 2 स्टेप्स विद एग्जाम्पल्स। अगला देखते हैं एक्सप्लेन द चेंजेस इन क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चेंजेस इन कंजम्पशन पैटर्न एंड मार्केटिंग कंडीशंस। सीधी सी बात है, क्रॉपिंग पैटर्न पूछा जा रहा है किस कॉन्टेक्स्ट में, कंजम्पशन पैटर्न में और मार्केटिंग कंडीशन में। तो अगेन 2 सब पार्ट्स हैं, यू हैव टू मेंशन सम एग्जांपल्स। इसमें आप देखोगे कंजम्पशन पैटर्न, मार्केटिंग कंडीशन में किसकी डिमांड ज़्यादा है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्या है, कंजम्पशन में कैसे जो हमारी इकोनॉमी ग्रो हुई उस तरह से कैसे बदलाव आ रहे हैं, उसको देखते हुए कहाँ पे क्रॉपिंग पैटर्न बदले हैं। व्हाट आर द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्सिडीज प्रोवाइडेड टू फार्म सेक्टर इन इंडिया, पार्ट 1 सीधा पूछा गया, क्या सब्सिडीज दी जा रही हैं। सेकंड, डिस्कस द इश्यूज रेज्ड बाय डब्ल्यूटीओ इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर सब्सिडीज। हमें पता है एम्बर बॉक्स ग्रीन बॉक्स कंट्रोवर्सी काफी टाइम से इसमें रहती है, डब्ल्यूटीओ हम सिलेबस का पार्ट पढ़ते ही पढ़ते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन है, बट वही बात है 2 पार्ट्स हैं और यू नीड एग्जांपल्स ऑफ पॉलिसीज एंड मेजर्स टेकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इज रैपिडली ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड। हाउ डू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंट्रीब्यूट इन रिड्यूसिंग कार्बन इमिशंस एंड व्हाट आर द की बेनिफिट्स दे ऑफर कंपेयर टू ट्रेडिशनल कंबशन इंजन व्हीकल यानी आइस व्हीकल्स। देखिए जब भी मैं अभी पढ़ रहा हूँ तो मैं जल्दी से पढ़ जा रहा हूँ, मुझे पता है जो पेपर दे रहे हैं उनको काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी चीज़ें आप डिस्कस करेंगे सोचेंगे, तो इस क्वेश्चन को भी अगर आप देखो तो काफ़ी लेंदी है। पहला बात, हाउ डू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग एमिशन। फिर क्या बेनिफिट्स हैं जो उन्हें बाकी इंजन वाले जो व्हीकल्स उनसे डिफरेंट बनाते हैं। तो आपको यहाँ पता ही रिसेंटली ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, चाहे हम टेस्ला की बात करें, ओला की बात करें, टाटा की गाड़ियाँ नेक्सॉन वगैरह की बात करें, इन सब ने मार्केट में तबाही मचाई हुई थी सेल्स के मामले में और लोगों को दिखने लगा था सेफ्टी और एफिशिएंसी के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर अ गुड ऑप्शन। तो कितना उससे एमिशन कम होता है, क्यों एमिशन कम होता है, क्या बेनिफिट्स हैं और इसका क्या क्रिटिसिज्म है, वो भी हम ये आंसर में लिख सकते थे। अगेन इट्स अ टॉपिक विच इज इन न्यूज़ जहां पर आपको ऑब्वियसली कुछ एग्जांपल्स देने थे। अगेन मल्टी लेयर्ड बट विद एग्जांपल्स। 16 देखिए, व्हाट इज द मेन टास्क ऑफ इंडियाज 3rd मून मिशन चंद्रयान 3। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीधा पूछा गया, which could not be achieved in earlier missions. List the countries that have achieved this task, introduce the subsystems in the spacecraft launched, and explain the role of virtual launch center at the Vikram Sarabhai Space Center, which contributed to successful launch from Sriharikota. हर जगह इसके चर्चे हुए थे, क्या लॉन्च व्हीकल है, क्या सब सिस्टम्स थे, कौन कौन सी कंट्रीज ने अभी तक मून मिशन लॉन्च किया, कौन साउथ पोल तक पहुंचा, कौन इसके पास तक पहुंचा, कौन अदर साइड तक पहुंचा। तो चंद्रयान 3 बेसिक क्वेश्चन, अगेन यू हैव मल्टी लेयर्ड एंड डिटेलिंग, तो आपको ढंग से नोट्स बनाने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कमेंट ऑन द नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेम अ फ्यू इंडियाज वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इंक्लूडेड इन द रामसार साइट्स। एनवायरमेंट में ये एक सबसे प्रोमिनेंट टॉपिक में से लोग उसको बार बार पढ़ते हैं, एक्सपेक्टेड था और वही क्वेश्चन आया भी। अगला देखिए 18वां क्वेश्चन, आईपीसीसी हैज प्रेडिक्टेड अ ग्लोबल सी लेवल राइज ऑफ 1 मीटर बाय 2100. What would be its impact in India and the other countries on Indian Ocean region? आईपीसीसी की रिपोर्ट पे लगभग हर 2 महीने पे एक बड़ा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में छप जाता है या हिंदू में भी आ जाता है 3-4 महीने में एक आर्टिकल जो इसी की बात करता है पूरी तरह से, कैसे भाई आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन हो रहा है, क्या बदलाव हो रहे हैं, कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इंडिया पे इसका क्या इंपैक्ट है, साइक्लोन पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये क्वेश्चन स्टिल इट वॉज एक्सपेक्टेड, करंट अफेयर्स का ऑनडेट था, बट द पॉइंट इज एग्जाम्पल्स एंड करंट अफेयर्स यू हैव टू डू इट प्रॉपर्ली। न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 देखो, व्हाट आर द इंटरनल चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय इंडिया, गिव आउट द रोल ऑफ सेंट्रल इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज टू काउंटर सच थ्रेट। इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस में रिसेंट भी कई अनफॉर्चुनेट केसेस हुए, कश्मीर की हम बात कर लें, और ऑल ओवर इंडिया इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर फोकस है। अब G20 की मीटिंग भी थी, वहाँ और कोशिश किया गया भाई दिल्ली जितनी सेफ हो सके उतनी सेफ रहे, जो दिक्कतें जहाँ हैं उसको काउंटर किया जाए। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए जो पॉलिसीज लाई गई, जो सिक्योरिटी चैलेंजेस थे, वो क्या क्या हैं, क्या क्या एजेंसीज उसके ऊपर काम कर रही हैं, अगेन मल्टी लेयर्ड विद एग्जांपल्स आपको इसमें डिस्कस करना था। 20वां क्वेश्चन देखो, गिव आउट द मेजर सोर्स ऑफ टेरर फंडिंग इन इंडिया एंड एफर्ट्स बाय बीइंग मेड टू कर्टेल दीज सोर्सेज इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट। ऑल्सो डिस्कस द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट न्यू दिल्ली। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने
भी यहाँ लेक्चर दिया था इस कॉन्फ्रेंस में और न्यू दिल्ली में हुई थी। ये एक बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन था, करंट ओरिएंटेड। अगर आपने करंट कवर नहीं किया तो आपको मुश्किल हो जाएगी, बट इफ यू हैव रेड इट प्रॉपर्ली देन यू कुड हैव आंसर्ड इट। बट द प्रॉब्लम इज सिमिलर, इट इज मल्टी लेयर्ड, एक लेयर नहीं है। आपसे पहला मेजर सोर्स पूछा टेरर फंडिंग का, फिर आपसे पूछा गया क्या ऑब्जेक्टिव है एनएमएफटी का, और उसको डिस्कस भी करना आपको एम और ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिकली। तो काफ़ी ज़्यादा लेयर है और करंट ओरिएंटेड है। ये अभी तक का हमारा रिजल्ट देख सकते हैं, इसको पढ़ने के बाद ये आइडिया लगता है। और खास बात है कि अब देखिए साइंस एंड टेक के क्वेश्चन गायब है इस बार। नैनो टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन कुछ नहीं आया, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन नहीं आया, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिल्कुल मिसिंग है। लेकिन क्वेश्चंस ऐसे नहीं जो बिल्कुल ही बाउंसर हो गए हैं, दे आर क्वेश्चंस विच कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू टू आंसर। और याद रखिए क्वेश्चंस कुछ रिपीट भी हुए हैं बार बार, से ई गवर्नेंस का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, आईबीसीसी का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, फिर आपका इंटरनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो 4-5 क्वेश्चन यहाँ भी डायरेक्टली नहीं पर यहाँ रिपीटेड क्वेश्चन है। तो प्रीवियस मेंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक बेहतर स्कोर के लिए। ये थी वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी हो एनालिसिस। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS।